नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। पिछली क्लासेस आप लोगों ने देख ली है, समझ ली है, और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को वो सारी क्लासेस बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी और आपने बहुत कुछ नया सीखा होगा और गणित को पढ़ने का जो नज़रिया है वो आपका अब बदल भी रहा होगा और आप कहीं ना कहीं अब आत्मविश्वास महसूस कर पा रहे होंगे। आप सोच पा रहे होंगे कि वास्तव में किस तरीके से चीज़ें चलनी चाहिए। आज अगले टाइप की हम लोग बात करते हैं। बिना समय गवाए मैं नेक्स्ट टाइप की आज बात कर लेता हूँ और कौन कौन से टाइप हमें पढ़ने चाहिए जो कि हमारी परीक्षा में आ जाते हैं। तो देखिए, आपके सामने एक प्रश्न है और प्रश्न है आपके सामने। ध्यान से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको दिखाई दे रहा है, हरि को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। उसने 24% अंक प्राप्त किए तथा 9 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। सामान्यतः इस टाइप को हम जो नाम देंगे वो देंगे पास और फेल पर आधारित। पास फेल पर आधारित। इसमें दो तरीके की बातें आपसे पूछी जा सकती है। पहला, आपसे पूछा जा सकता है कि आखिरकार परीक्षा का पूर्णांक क्या रहा। दूसरा, आपसे ये पूछा जा सकता है कि न्यूनतम पास होने के लिए कितने अंक चाहिए थे या न्यूनतम पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंक चाहिए थे। आपसे पास होने के लिए न्यूनतम मिनिमम अंक भी पूछे जा सकते हैं और आपसे पास होने के लिए न्यूनतम प्रतिशत अंक कितने होंगे ये भी पूछे जा सकते हैं। तो ये दो प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। पहला, आपसे पूछा जा सकता है कि पूर्णांक क्या रहा होगा, ये आपसे पूछा जा सकता है। दूसरा, आपसे पूछा जा सकता है न्यूनतम पास होने के लिए कितना प्रतिशत चाहिए या न्यूनतम पास होने के लिए कितने अंक चाहिए। ये दोनों बातें आपसे पूछी जा सकती है और दोनों में से किसी भी बात का जवाब आप बहुत आसानी से दे पाएंगे। बहुत आसान सा टाइप है। बहुत ज़्यादा दिमाग या बहुत ज़्यादा दिक्कत हमको नहीं आती, बहुत ज़्यादा दिमाग हमें नहीं लगाना पड़ता है। प्रश्न आपके सामने है कि हरि है, उसको एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक चाहिए, यानी कि पास होने के लिए क्राइटेरिया है, कट ऑफ जो है वो 36% है, 36% लाने होंगे। अब उसने 24% अंक प्राप्त किए और 9 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। मतलब पास होने के लिए चाहिए कितने थे, 36%। आए कितने, 24%। कितने कम रह गए, 12%। यानी कि अगर प्रतिशत के अनुसार देखा जाए तो वो फेल कितने प्रतिशत से हो रहा है, 12% से। जितने चाहिए थे 36%, उसकी तुलना में जो आ रहे हैं 24%, वो कम है। और वो कितने कम है, 12% कम है। यानी कि अगर प्रतिशत के अनुसार देखें तो वो 12% से अनुत्तीर्ण हो रहा है, परंतु प्रश्न में अंक दिया है कि वो 9 अंकों से अनुत्तीर्ण हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो 9 अंकों से अनुत्तीर्ण होना है, ये 12% से अनुत्तीर्ण होना है, हम ये कह सकते हैं। आपसे पूछा है पूर्णांक ज्ञात करें। पूर्णांक का मतलब है 100% ज्ञात करें। आप जानते हैं किसी भी परीक्षा का जो पूर्णांक होता है वो अपने आप में 100% होता है, ये आपको पता है। अब ध्यान से सुनिए, आपको पहले ही प्रीवियस जो क्लासेस हैं उनमें बता दिया गया है कि जब भी आपको प्रश्न मिलेगा आपको कोई ना कोई जानकारी दी जाती है और कोई ना कोई जानकारी पूछी जाती है। जो जानकारी पूछेगा, जो डाटा पूछेगा, उसे ऊपर रखिए और जो जानकारी दी गई है, जो आपके पास अवेलेबल है, उसे नीचे रखिए और गुणा कर दीजिए जो जानकारी आपको दी गई है, जो डाटा आपको दिया गया है, उसका एक्चुअल में वैल्यू कितना है उससे गुणा कीजिए। यानी कि हमने एक छोटा सा फॉर्मूला भी अगर आपको पता हो तो पिछली क्लास में ही हम लोगों ने बना लिया था कि हमें ऊपर रखना होता है जो पता करना है, जो पता करना है। हम नीचे रखते हैं जो पता है और गुणा कर देते हैं जो पता है उसकी वैल्यू कितनी है, ये हम गुणा कर देते हैं और हमारा आंसर आ जाता है एक स्टेप में। आप देखिए, आपको पता करना है पूर्णांक क्या था। पूर्णांक मतलब 100% कितना है, ये आपको ज्ञात करना है। और आपके पास जो 9 अंक है वो 12% का मान है। अगर आप प्रश्न को समझ रहे हैं तो सीधे सीधे हम लोग ये कह सकते हैं कि 12% का मान हमारे को पता है, 12% का मान हमारे पास है, हमें पता है। 100% का मान कितना होगा ये हमें पता करना है। तो 12% हमारे पास है, 100% हमें ज्ञात करना है। तो 100 कितना होगा ये हमें देखना है।
तो 100% कितना होगा ये देखने के लिए आप 100 को ऊपर रखिए। 100% ज्ञात करने के लिए आपको 10%, 12%, 15%, 20% कुछ ना कुछ पता होना चाहिए। और प्रश्न में देखें तो पता है कि 12% कितना है, तो नीचे 12 लिखिए। यानी कि 12% आपको पता है और 12% के सहारे आपको 100% ज्ञात करना है। तो आपको 12 से 100 पर जाना है और 12 से 100 पर जाना है, तो 100 कितना होगा ये देखने के लिए 100 ऊपर रखिए। और आपको 12 के सहारे ये पता करना है कि 100 कितना होगा, 12% के सहारे पता करना है कि 100 कितना होगा। तो 100 कितना होगा ये ज्ञात करने के लिए 100 ऊपर रखिए और जिसके सहारे आपको ज्ञात करना है, जो आपको पता है, जो जानकारी आपको प्रश्न में दी गई है उसे नीचे रखिए। और जो जानकारी आपको प्रश्न में दी गई है इस 12% की तुलना में वो कितनी है उससे गुणा कर दीजिए। आप देखेंगे कि इस 12% का मान प्रश्न में 9 है, 9 अंक है, तो 9 से गुणा कर दीजिए आप। अब आप क्या करेंगे, आप देखेंगे 4 से 12 करता है 3 बार, 4 से 100 करता है 25 बार, और 3 से 9 करता है 3 बार, और 25 दिया 75 आपके पास आ जाता है। 75 अंक आपके पास आ जाएंगे, यही आपका आंसर होगा। एक स्टेप में आप आंसर निकाल सकते हैं। हालांकि यह क्वेश्चन बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन फिर भी कई विद्यार्थी इसको क्या करेंगे, सोचेंगे कि 12% बराबर 9 है, तो फिर 1% का मान निकालेंगे 9/12। फिर 100% का मान निकालने के लिए फिर उसको 100 से गुणा करेंगे, यानी कि एक ही सवाल को 3 स्टेप में कर दिया। मैं उन तीनों स्टेप को एक ही बारी में कैसे जमाना है उसके बारे में आपसे बात कर रहा हूँ, और वो आप आसानी से देख सकते हैं। आपको पता लग गया होगा कि हाँ, ये कुछ इस तरीके से चीज़ें चल रही है। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। अब आपको परीक्षा में ये सूत्र पता होता है, तो आप केवल एक स्टेप लिखेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है कि एक परीक्षा है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाने थे। उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाने थे। उसने 178 अंक प्राप्त किए तथा 22 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित किया गया। कुल पूर्णांक कितने थे, यह आपसे पूछा है। फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन को। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाने थे, उसने 178 अंक प्राप्त किए और 22 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित किया गया। कुल पूर्णांक कितने थे, यानी कि अगर हम देखें कि 178 अंक लाने के बावजूद भी वो 22 अंकों से अनुत्तीर्ण हो रहा है, और पास होने के लिए 40% चाहिए। अगर प्रतिशत के अनुसार देखें तो 40% चाहिए। 178 ला करके भी 22 अंकों से फेल होने का मतलब यह है 178 के अलावा 22 और चाहिए थे। तो 178 के अलावा अगर 22 और आते तो वो पास होता। 178 के साथ में अगर 22 आते तो 178 प्लस 22 200 आते तो वो पास होता, और तब भी वो न्यूनतम पास होता, यानी कि वो 40% लाता, क्योंकि पास होने के लिए कम से कम कितने चाहिए, 40%। तो जब उसके 178 और जो 22 वो नहीं ला पाया वो भी आते, 178 प्लस 22 200 आते, तब वो पास होता। और ये कहा जाता कि ये कट ऑफ के अंक जो गए हैं वो लेके आया है, 200 अंक लेके आया है। और प्रतिशत के अनुसार देखें तो 40% लेके आया, मतलब 200 अंक जो होता वो 40% के बराबर होता। आपसे परीक्षा का पूर्णांक पूछा है, पूर्णांक मतलब 100% कितना है, तो मतलब आपको 100% का मान ज्ञात करना है कि अगर वही अंक जब 100 होते तो कितने होते, 100% होते तो कितने होते। अब 100% होते तो कितने होते ये ज्ञात करने के लिए आप 100 को ऊपर रखिए, और आप प्रश्न से जो डाटा कलेक्ट कर पा रहे हैं, जो 200 अंकों का डाटा है वो प्रश्न के अनुसार 40% है, तो आप 40 रखिए नीचे। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिए, ऊपर 100% है, प्रतिशत के रेस्पेक्ट में 100 है, तो नीचे भी प्रतिशत वाला मान आएगा। अब जब गुणा करेंगे आप, तो 40% के लिए कितने अंक चाहिए होते हैं उससे गुणा करेंगे, तो उसके लिए आप किससे गुणा करेंगे, 200 से। 178 से नहीं, 178 तो ला रहा है लेकिन 22 से फेल भी हो रहा है, यानी कि पास होने के लिए 178 प्लस 22 चाहिए, यानी कि 200 चाहिए। अब आप 40 से 200 को काट दीजिए 5 बार, और 5 से 100 को गुणा करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 500। खत्म हुआ। कितना आसान है, कोई बहुत मुश्किल चीजें तो है नहीं, एक स्टेप में आपका आंसर आ रहा है। समय कितना आसानी से बच पा रहा है। अगर चीजें आपके माइंड में फिक्स होती है, चीजों को आप समझ जाते हैं, तो आप एक एक स्टेप में आंसर लेके आ जाते हैं। आपको बहुत ज्यादा कैलकुलेशन में मेहनत ही नहीं करनी पड़ती है। जो लोग कर रहे हैं, जोड़ने की, घटाने की, गुणा करने की, भाग देने की ट्रिक्स जो सीख रहे हैं, वो एक गलत डायरेक्शन है, गलत दिशा है। क्यों? क्योंकि आप कितना भी जोड़ बाकी गुणा भाग सीख लीजिए, लेकिन अगर आपको सवाल को सही तरीके से जमाना नहीं आता। आप सही तरीके से जमाना क्या है कि सवाल को कम से कम स्टेप में अंतिम उत्तर तक कैसे पहुंचाना है। अंतिम उत्तर तक तो पहुंचा लेंगे आप, लेकिन हमें विचार इस चीज पे करना है कि हम टॉपिक को इतना बेहतर तरीके से समझ जाएं कि हम कम से कम स्टेप लिखें और हम फाइनल आंसर तक पहुंच पाए।
तो आप जोड़ने, घटाने, गुणा करने, भाग देने की ट्रिक पे ध्यान ही नहीं देंगे। आपको डायरेक्टली फाइनल स्टेप मिलेगी। फाइनल स्टेप मिलेगी तो आप सामान्य जैसे कैलकुलेशन करते आए हैं वैसे कैलकुलेशन करेंगे तो भी आपका आंसर चंद सेकंडों में आ जाएगा। चलिए, एक विद्यार्थी को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे, 36% प्राप्त करने थे। उसने 28% अंक प्राप्त किए, लाने 36 थे, लाया 28%, 8% कम आए और 8% से वो फेल हो रहा है, इतना मैं कह सकता हूँ। और यहाँ देखें तो 6 अंकों से अनुत्तीर्ण हो रहा है, यानी कि 8% से अनुत्तीर्ण होना ही 6 अंकों से अनुत्तीर्ण होना है। 8% अंक ही 6 अंकों के बराबर है। आपसे पूछा है परीक्षा का पूर्णांक क्या होगा, यानी कि 100% कितना होगा। 100% कितना होगा ये ज्ञात करने के लिए 100 ऊपर रखिए बटा। अब आपको 100% कितना है ये जानने के लिए ये देखना पड़ेगा कि आपके पास जो मान है वो कितने प्रतिशत का है। और इस प्रश्न के अनुसार देखें तो 8% का फर्क है और वो 6 अंकों से अनुत्तीर्ण हो रहा है, यानी कि 6 अंकों का फर्क है। यानी कि आपको ये पता है कि हाँ 8% से जो वो अनुत्तीर्ण हो रहा है, फेल हो रहा है, वो 6 अंकों के बराबर है। तो 8% ही 6 अंकों के बराबर है। तो 100% कितना होगा, 8% हमें पता है, तो 100 कितना होगा। तो 100 कितना होगा ये देखने के लिए 100 ऊपर, 8 पता है तो 8 नीचे, 8% पता है तो 8% नीचे, और 8% कितना है उसको गुणा कर दीजिए, कितना है 6 है। खत्म हो गया सवाल। आप देखेंगे 4 से काटा 2 बार और 4 से काटा 25 बार। मैंने आपको शुरुआत की क्लास में कहा था कि बार बार काम आएगा। 100 में 5 का भाग देंगे 20 आएगा, 20 का भाग देंगे 5 आएगा, 25 का भाग देंगे 4 आएगा, 4 का भाग देंगे 25 आएगा। तो आप सोचिए कि वहां पर केवल और केवल मैंने 4 या 5 कैलकुलेशन आपको बताई, बहुत आसान सी, और वो बार बार आपके काम आ रही है। अपने आप कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ रही है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि अगर आपने पिछली कक्षाएं नहीं देखी तो उन्हें देखिए। अगर आप क्रम से सारी कक्षाएं देखेंगे, क्रम से क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो आप फैन हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। आप वास्तव में ये बात अपने मुंह से कहेंगे या मजबूर हो जाएंगे कमेंट करने के लिए कि सर वास्तव में मजा आ गया, ये जो क्रम है, ये जो सीक्वेंस है, और इस तरीके से जब हमने पढ़ा तो वास्तव में हमने बहुत कुछ सीखा है। और अब हमें कॉन्फिडेंस हो रहा है कि वास्तव में हम परीक्षा के लायक बन पाएंगे और गणित में हमारे इस टॉपिक में अंक नहीं कटेंगे, हम इसमें अच्छे खासे अंक लेके आएंगे। लेकिन क्रम जो बनाया गया है, जो मैंने क्रम बनाया है अपने अनुभव से, अपनी मेहनत से, जितना भी मैं क्रम बना पाया, जो आपके लिए सबसे आसान हो सकता है उस क्रम को ही पढ़ें। बीच में से पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आपको समस्या आएगी। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप शुरू से पढ़ें, बेसिक को समझें, उसके बाद जब आप देखेंगे अपने आप आपका इंटरेस्ट आता जाएगा, रुचि आपको आती जाएगी, आप अपने आप इंटरेस्ट लेते जाएंगे और आपको अपने आप लगेगा कि हाँ चीज़ों को इसी क्रम में पढ़ें। और इसी क्रम में जब हम पढ़ते हैं तो परीक्षा में हम वास्तव में बहुत आसानी से चीज़ों को कर देंगे। खैर, 4 से काटा 2 बार, 4 से काटा 25 बार, 2 से काटा इसको 3 बार, और 25 दिया हो जाता है 75, 75, और ये आपका आंसर है। खत्म हुआ। कहाँ दिक्कत है बताइए आप, दिक्कत हो ही नहीं सकती। अगला देखिए आप, अब जब परीक्षा में इसी टाइप का लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है तो वहां पर 2 विद्यार्थियों की स्थिति दे देता है या एक ही विद्यार्थी की 2 स्थिति दे देगा। अब समझिए प्रश्न क्या है, ये थोड़ा सा लेवल बढ़ गया, इस प्रकार का प्रश्न आता है तो कैसे करेंगे। कोई बहुत मुश्किल नहीं है, बड़ा आसान है, आप देखते जाइए। आपसे कहा एक परीक्षा में विद्यार्थी 23% अंक प्राप्त करता है, 23%, तो 36 अंकों से अनुत्तीर्ण होता है, यानी कि 23% लाएगा तो 36 अंक कम पड़ जाएंगे। और दूसरा विद्यार्थी है कोई और, वो 35% लाया है और न्यूनतम उत्तीर्ण अंकों से 48 अंक अधिक प्राप्त किए। मतलब 2 विद्यार्थी हैं, एक 23% लाया है, एक 35% लाया है। जो विद्यार्थी 23% लाया है, 23%, वो 23% वाला विद्यार्थी पास नहीं हो पा रहा है, बल्कि पास से भी 36 अंक पीछे है, 36 अंक कम है। यानी कि मान के चलिए ये एक नंबर लाइन है, मान के चलिए एक लाइन है, यहां पहुंचने वाला पास होगा। अब एक बच्चा यहां खड़ा है जिसके 23% अंक है और वो पीछे है, यानी कि यहां से पीछे है, वो यहां खड़ा है, उसे यहां होना चाहिए था पास होने के लिए, और कितने अंक पीछे है वो 36। एक बच्चा जितना पास होने के लिए चाहिए उससे भी आगे है। कितना आगे है वो, 48 आगे है। लेकिन उस बच्चे के जो प्रतिशत अंक है वो 35% है। दोनों की तुलना कीजिए आप, कहाँ 23% है, कहाँ 35% है। 23% के बजाय जब 35% वाले को तोला जाए तो 12% का फर्क पड़ता है।
यानी कि इस 23% वाले विद्यार्थी की तुलना में वो जो 35% वाला विद्यार्थी है वो 12% आगे है। ऐसे सोचा करें, अगर वो 12% आगे है तो 12% के रूप में वो कितने अंक आगे हैं देखा जाए तो 36 अंक जो इसके पास नहीं है, इसके पास होने के भी लाले पड़ रहे हैं। ये 36 अंक पास होने के लिए ही अभी तो नहीं ला पा रहा है जितने चाहिए, और वो पास होने के बावजूद भी आगे पहुंच चुका है। जितना पास होने के लिए चाहिए था कट ऑफ में, उससे भी आगे पहुंच चुका है। अब उदाहरण से समझिए, मान के चलिए किसी परीक्षा की कट ऑफ गई है 100 अंक, एक विद्यार्थी 90 अंक लाया, एक विद्यार्थी 105 लाया। तो जो 90 लाया वो तो कट ऑफ से 10 अंक पीछे है, और जो 105 लाया वो कट ऑफ से 5 ज्यादा है। अब इन दोनों विद्यार्थियों की तुलना कीजिए, आप देखेंगे कि जो पास हुआ है 105 अंक लाया है वो विद्यार्थी इसकी तुलना में कितना एडवांस है। वो इतना एडवांस्ड है कि जो 10 अंक वो नहीं ला पाया वो तो वो लाया ही है। यानी कि जितने 90 अंक वो लाया है उतने तो लेके आया था, उसके बावजूद भी उसके पास तो 10 की कमी थी, वो तो वो ला ही रहा है, इसके अलावा भी 5 अंक ज्यादा ला रहा है। मतलब 100 तक आने के बाद भी 105 तक जाने के लिए 5 अंक ज्यादा ला रहा है। तो 90 और 105 में वो देखें तो फर्क कितना है, 15 अंकों का। तो वैसे ही यहाँ पे देखें तो 23% वाले की तुलना में 35% वाला जो है वो 12% ज्यादा है, और 12% के रूप में उसके पास जो 36 अंकों की कमी है वो तो इसने पूरी की ही है। इसके अलावा भी ये दादा भाई 48 अंक और आगे चला जा चुका है, और 48 अंक और अगर आगे चला गया है तो 36 और 48 कुल मिलाकर के कितना आगे चला गया है, तो ये कुल मिलाकर के 84 आगे चला गया है। तो 12% का जो फर्क है, उस फर्क पैदा करने के लिए, उस फर्क को डालने के लिए इसने 36 अंकों की कमी पूरी की, इसके अलावा 48 अंकों की भी और एक्स्ट्रा में वृद्धि कर दी। या आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो 23% वाला है, अगर ये 35% पे जाना चाहे तो पहले इसको 36 अंक लाने पड़ेंगे जिससे कि ये पास हो पाएगा, और उसके अलावा 48 और लाने पड़ेंगे जहां वो बैठा है आगे, 84 अंक लाने पड़ेंगे। यानी कि ये जो 12% का जो गैप है ये कुल मिलाकर के 84 अंकों के बराबर है। तो 12% का मान 84, हालांकि पेपर में आपको लिखना नहीं है, ये आपको माइंड में रख लेना है। आपसे पूछा क्या है, परीक्षा का पूर्णांक कितना है। परीक्षा का पूर्णांक 100% होता है, तो 100% कितना है ये आपसे पूछा है। 100% कितना है ये देखने के लिए 100 ऊपर रखिए, बटा 12% आपको पता है कि 12 कितना है, तो 12 नीचे रखिए, और 12% कितना है ये देखने के लिए गुणा कर दीजिए 84 से। अब ये 84 कैसे आया, हमने सोचा है, सीधे सीधे प्रश्न में नहीं था, थोड़ा सा दिमाग लगाया तो आ गया। 12 से काट दीजिए आप, 12 सत्ते 84, और 100 इंटू 7 700, यही आपका आंसर है, ये आपका उत्तर है। कितना आसान है, कोई समस्या नहीं है, तो आप आसानी से चीज़ों को कर पाएंगे। थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे तो आपको आसानी से चीज़ें आ जाएगी, ऐसा कोई बहुत विशेष बात नहीं है। तो ये एक टाइप था अपना जिसमें हम लोगों ने पास और फेल वाले प्रश्न देखे हैं। चलिए एक और टाइप आपको पढ़ा देते हैं। ये जो छोटे छोटे टाइप है इनको पढ़ना जरूरी है, इनसे सीधे सीधे प्रश्न बन जाते हैं, और इनसे सीधे सीधे अगर प्रश्न बनते हैं तो हम आसानी से कर लेंगे। मिश्रण, मिश्रण क्या है समझ लीजिए। अब मिश्रण में जब सवाल आएगा तो किस प्रकार से आएगा, आ जाइए, ये रहा आपके सामने प्रश्न। बहुत आते हैं प्रश्न। रीट लेवल 1 प्री वाले विद्यार्थी अगर मेरी क्लास को इसको देख रहे हैं तो कई विद्यार्थियों को ये डाउट होता है, कई विद्यार्थी ये सोचते हैं कि सर हमारे सिलेबस में प्रतिशत नहीं लिखा हुआ है, प्री में नहीं लिखा हुआ है, मेंस में लिखा हुआ है। आप पुराने पेपर उठा के देखिए, आपके सिलेबस में प्रतिशत का उल्लेख नहीं है, लेकिन फिर भी अप्रत्यक्ष रूप से आपको प्रतिशत पढ़ना चाहिए। इसके दो कारण हैं। पहला, आपके सिलेबस में प्रतिशत तो नहीं है परंतु लाभ हानि और साधारण ब्याज है, जो कि प्री की बात कर रहा हूं मैं। मेंस में तो प्रतिशत, लाभ हानि, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज सब है। प्री अगर आप दे रहे हैं, पात्रता परीक्षा अगर आप दे रहे हैं, तो पात्रता परीक्षा में आप कहेंगे कि सर प्रतिशत नहीं है। प्रतिशत नहीं है तो क्या हुआ, उसी प्री के सिलेबस में, उसी पात्रता परीक्षा के सिलेबस में साधारण ब्याज भी है और लाभ हानि भी है। अब मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि जो विद्यार्थी ये तर्क देते हैं कि सर हमारे सिलेबस में प्रतिशत नहीं है तो हम क्यों पढ़ें। तो अगर आप प्रतिशत नहीं पढ़ेंगे और प्रतिशत की एक बेसिक और भौतिक समझ आपको नहीं होगी तो आप लाभ हानि और साधारण ब्याज जो कि आपके सिलेबस में है उसे कैसे पढ़ पाएंगे। और उसे आप पढ़ तो लेंगे लेकिन क्या आप उसे समझ पाएंगे। और हो सकता है आप पढ़ लें, आपको पढ़ाने वाले पढ़ा भी दें सीधे सीधे, लेकिन फिर भी इतना मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं कि आप उतनी समझ नहीं बना पाएंगे जितनी समझ आपकी बननी चाहिए थी।
केवल रटने वाली बात हो जाएगी। और ये रटने वाली जो सिचुएशन है, ये हो सकता है कि आपको परीक्षा में कभी भी धोखा दे दे। इसीलिए अगर आपको लाभानी पढ़ना है, साधारण ब्याज पढ़ना है, तो इस प्रतिशत टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ लेना जरूरी है, समझ लेना जरूरी है, ताकि आप लाभानी और साधारण ब्याज को बहुत आसानी से समझ पाए। आप देखेंगे कि जिसने प्रतिशत पूरा पढ़ लिया इन क्लासेस से ढंग से, वो लाभानी, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज को कितना आसानी से कर देगा। उसे महसूस ही नहीं होगा कि लाभानी, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज जैसे टॉपिक में कुछ भी मुश्किल है। बड़ा आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए मामला, बिल्कुल स्मूथ। लेकिन वो कब? जब आपने प्रतिशत अच्छे से पढ़ा है। दूसरा तर्क ये है, मैं आपको दे रहा हूं कि प्रतिशत आपको क्यों पढ़ना चाहिए। आप मेंस में जब जाएंगे तो प्रतिशत आपके सिलेबस में है। तो पहला, लाभानी, साधारण ब्याज को अच्छे से समझने के लिए, चक्रवृद्धि ब्याज को अच्छे से समझने के लिए प्रतिशत पढ़ना आवश्यक है। और मेंस में आपके ये टॉपिक है तो क्यों ना पढ़ लिया जाए, क्या नुकसान है। 5-7 घंटे अगर अलग से दे भी दिए तो क्या दिक्कत आ गई। अब आप सोचेंगे सर पात्रता परीक्षा से पहले तो हमें वही पढ़ना है जो हमारे सिलेबस में लिखा हुआ है। मैं कभी नहीं कह रहा हूँ कि आप अलग चीज़ें पढ़िए, सिलेबस से अलग हट के पढ़िए, परंतु जो लिखा हुआ है उसको बेहतर समझने के लिए अगर कुछ कॉन्टेक्स्ट के लिए कुछ पढ़ना पड़ता है तो वो पढ़ना भी चाहिए। उसको बेहतर समझने के लिए पढ़ना भी चाहिए और पढ़ लेना चाहिए। बिल्कुल हटके कोई टॉपिक होता जिसका कोई लेना देना नहीं होता तो मैं भी नहीं कहता, तो पढ़ लीजिए। मुझे लगता है आपको पढ़ना चाहिए, समझ लेना चाहिए। प्री में आपके काम आएगा लाभानी और साधारण ब्याज को समझने के लिए, और मेंस में डायरेक्टली ये टॉपिक आएगा, तो वहां आपका समय बच जाएगा और आप अच्छे से चीज़ों को कर पाएंगे। दूसरी चीज़, आपको लगता है कि आपके सिलेबस में नहीं है, आप पुराने पेपर उठाइए। मैं रीट लेवल 1 वालों को ही कह रहा हूँ, रीट लेवल 1 वाले विद्यार्थी पुराने पेपर उठाइए आप, आपको पता लगेगा कि आपके सिलेबस में प्रतिशत का उल्लेख नहीं है, परंतु फिर भी आपकी परीक्षा में प्रतिशत से सवाल आए हैं, वहां पर प्रतिशत से सवाल आए हैं। और ये जो मिश्रण वाला टाइप मैं करा रहा हूं, इसके प्रश्न आपको दो दो अलग अलग पेपर में मिल जाएंगे। आप उठाइए पेपर, आपको मिल जाएंगे और आप देखेंगे वास्तव में प्रश्न आया हुआ है। तो एग्जामिनर जब प्रश्न दे देगा उसके बाद आप क्या कर लेंगे, उससे पहले तैयार हो जाइए, मेहनत कर लीजिए, क्या दिक्कत है। आ जाइए प्रश्न पर आते हैं। कुल पानी में 4% शक्कर है। यदि 6 लीटर पानी में 1 लीटर पानी वाष्प के रूप में उड़ जाता है तो बचे हुए पानी में शक्कर की प्रतिशत मात्रा कितनी है। जब भी मिश्रण वाला इस तरीके का प्रश्न आएगा आपके पास, तो इससे पहले कुछ बेसिक चीजें आपको समझ लेना जरूरी है। बेसिक में क्या समझ लेना जरूरी है, आखिरकार मिश्रण क्या है। दो या दो से अधिक जातियां जब मिलेगी। अब यहां जातियों का मतलब क्या है, वो नहीं है जो हम इंसानों की होती है, वो जो पदार्थों में है। पानी में शक्कर मिल गई, पानी में नमक मिल गया, दूध में पानी मिल गया, स्पिरिट में पानी मिल गया, स्पिरिट में नमक या शक्कर मिल गई। तो दो या दो से अधिक मात्राएं जब मिलेगी, जब मिलती है तो बनता है मिश्रण। अपने पास जब भी प्रश्न आएगा तो मुख्यतः दो मात्राओं को मिले हुए प्रश्न आएंगे, मुख्यतः दो मात्राओं से मिला हुआ प्रश्न आएगा। इसको समझाने से पहले मैं एक छोटी सी बात और समझा दूं आपको, छोटी सी बात। मान के चलिएगा, मान के चलिए, मान के चलिएगा मैं अगर कहूं कि मेरे पिताजी के पास 50 बीघा जमीन है, उन्होंने हम दोनों पुत्रों को 25 बीघा और 25 बीघा दे दी। हम दो भाई हैं और दोनों भाइयों को मेरे पिताजी ने जो 50 बीघा जमीन थी उसमें से 25-25 दे दी। अब 25-25 दे दी तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे भी 50% मिला और मेरे भाई को भी 50% मिला। यही कहूँगा कि मेरे पिताजी ने मुझे और मेरे भाई को 50-50% संपत्ति बांट दिया, 50-50% जमीन दे दी, यही कहूँगा। एक और सिचुएशन है सेम इसी के समांतर। मान के चलेगा मेरे एक ताऊ जी हैं, उनके पास 100 बीघा जमीन है, लेकिन उनके 4 पुत्र हैं। अब 100 बीघा जमीन है, 4 पुत्र हैं, तो वो कितनी कितनी देंगे जब बराबर बराबर देंगे। 25 बीघा, 25 बीघा, 25 बीघा और 25 बीघा। ये सब उस टाइप को समझाने के लिए समझा रहा हूं मैं। समझ, कॉन्सेप्ट क्या है वो समझ लीजिए। अब यहां पर अगर मैं कहूं कि 100 बीघा मेरे ताऊ जी ने चारों पुत्रों को 25-25-25-25 बीघा दी है, कितने कितने परसेंट है, क्या ये भी 50-50% है? नहीं,
ये 25% है, ये भी 25% है, ये भी 25% है, और ये भी 25% है। यही होगा। अब अगर मैं इस वाले की तुलना अपने आप से करता हूं, मतलब मेरा भाई है, ताऊ जी का लड़का, उसकी और मेरी तुलना करता हूं, तो बताइए हम दोनों में से अमीर कौन है, गरीब कौन है? कोई नहीं। ना कोई अमीर ना कोई गरीब। मतलब कम ज़्यादा कौन है? क्या मैं उससे ज़्यादा हूँ या मैं उससे कम हूँ? आप कहेंगे सर आप दोनों बराबर हैं। यानी कि जो मैं हूँ वो भी 25 बीघा है, और जो मेरा भाई है वो भी 25 बीघा है, मतलब मेरा चचेरा भाई। बस मेरे 25 बीघा को कहा जाएगा कि जो मेरे पिता हैं उन पिता की संपत्ति का 50% है। जो मेरा वाला 25 बीघा है वो मेरे पिता की संपत्ति का 50% है। जबकि उसे जो 25 बीघा मिला, उसे जो 25 बीघा मिला है वो मेरे ताऊ जी की संपत्ति का 25% है। अब है तो उसके पास भी 25 बीघा, मेरे पास भी 25 बीघा, परंतु मेरा 25 बीघा मेरे पिता की संपत्ति का 50% है, और उसका 25 बीघा ताऊ जी की संपत्ति का 25% है। ताऊ जी की संपत्ति का 25% भी 25 बीघा ही है, और मेरे पिता की संपत्ति का 50% भी 25 बीघा ही है, और दोनों बराबर है। यानी कि इस बात से निष्कर्ष निकलता है कि मेरे पिता की संपत्ति का 50% और मेरे ताऊ जी की संपत्ति का 25% आपस में क्या है? बराबर है। आपस में बराबर है। इतनी बात आप समझ गए। इसका मतलब मैं ये कहूँ कि मेरे पास अगर 10 रुपये हैं, आपके पास भी 10 रुपये हैं, तो हम दोनों बराबर हैं। रुपयों में हम दोनों बराबर हैं, लेकिन इन्हीं को कहने के लिए प्रतिशत कुछ और हो सकता है। कैसे? कि मेरे पास जो 10 रुपये हैं, मान के चलिएगा वो 20 रुपयों में से 10 रुपये मिले। मतलब किसी के पास 20 रुपये थे, उसने मुझे 10 रुपये दे दिए, और जब 20 रुपये में से 10 रुपये दिए तो कितना परसेंट दिया? 50। मतलब मुझे जो मिला वो उस धनराशि का 50% था, लेकिन आपको जो 10 रुपये मिले, मान के चलेगा वो 100 रुपये में से मिले हैं, और 100 रुपये में से 10 रुपये मिलने का मतलब है वो 10% है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि मेरे पास भी 10 रुपये हैं, आपके पास भी 10 रुपये हैं। रुपयों में तो हम दोनों बराबर हैं, परंतु प्रतिशत से जब रिप्रेजेंट किया जाएगा तो वो अलग अलग है। वो अलग अलग होने का मतलब, मैं 50% हूँ किसी धनराशि का, और आप 10% हैं किसी धनराशि का, परंतु आप भी 10 रुपये हैं, मैं भी 10 रुपये हूँ, और अल्टीमेटली हम दोनों बराबर हैं। मतलब किसी धनराशि का 50% किसी धनराशि के 20% के बराबर हो सकता है। उदाहरण से समझिए, मान लीजिए मेरे पिताजी ने मुझे 50% संपत्ति दी। अब अगर मैं उसकी तुलना किसी और से करूं, मान लीजिए अंबानी से करूं उसी संपत्ति की, तो क्या वो अंबानी का भी 50% है? नहीं। मेरे पिताजी ने जो मुझे संपत्ति दी वो मेरे पिताजी के अकॉर्डिंग 50% है, परंतु अंबानी के अकॉर्डिंग हो सकता है वो 0.0001% हो। तो फिर अब मैं क्या कहूँगा कि जो मेरे पास धनराशि है वो मेरे पिता का 50% है, परंतु उसी संपत्ति को मैं क्या कह सकता हूँ कि वो मुकेश अंबानी की संपत्ति का 0.0001% है। इस तरीके से कहा जा सकता है। काफ़ी बार ऐसी सिचुएशन आपके सामने आएगी। जैसे मान के चलिएगा कि किसी क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इनको समझ लीजिए तो टॉपिक यानी कि जो टाइप है वो आपके लिए एक स्टेप का रह जाएगा, ये मेरी गारंटी है। 100 स्टूडेंट्स में से मान के चलिएगा 40 गर्ल्स हैं और 60 बॉयज़ हैं। इसका मतलब ये 40% है और ये 60% है। मैंने बहुत सीधी सिचुएशन ली है, ठीक है? इतनी बात हो गई। अब मान के चलिएगा इन 100 स्टूडेंट्स में से 20 बॉयज़ चले जाते हैं, अब बचे 80 स्टूडेंट्स। कुल मिलाकर के स्टूडेंट कितने बचे? 80 स्टूडेंट बचे। और 80 स्टूडेंट बचे तो अब हम क्या कह सकते हैं कि इन 80 स्टूडेंट्स में से 40 तो गर्ल्स हैं क्योंकि गए तो बॉयज़ हैं, और बॉयज़ के चले जाने से गर्ल्स पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बॉयज़ कितने रह गए? 40। और आज 40 गर्ल्स हैं और 40 बॉयज़ हैं, तो 40 गर्ल्स और 40 बॉयज़ होने का मतलब दोनों का परसेंट वेटेज कितना है? दोनों का परसेंट वेटेज है 50% और 50%, 50% और 50%।
अब आप देखिए कि प्रारंभ में और बाद में ऐसी कौन सी मात्रा है जो एक समान है। गर्ल्स, गर्ल्स जितनी पहले थी उतनी ही आज है। यानी कि पहले भी 40 गर्ल्स थी, आज भी 40 गर्ल्स हैं। बस उनको कहने का तरीका बदल जाएगा। पहले भी 40 गर्ल्स थी और आज भी 40 गर्ल्स हैं। बस उनको कहने का तरीका बदल जाएगा कि वो 40 बालिकाएं पहले पहले की स्थिति के अनुसार 100 का 40% थी। यानी कि यही 40 बालिकाएं 100 स्टूडेंट्स का कितना परसेंट थी, 40%। और यही 40 बालिकाएं आज 80 स्टूडेंट्स का 50% है। कहने का तरीका बदल गया, परंतु बालिकाएं 40 की 40 है। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि पूर्व की स्थिति का 40% आज की स्थिति के 50% के बराबर है। ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। पूर्व की स्थिति का 40% यानी कि पहले वाले कक्षा का 40% भी 40 बालिकाएं हैं, और आज की कक्षा के अनुसार 50% भी 40 बालिकाएं हैं। यानी कि पूर्व की स्थिति का 40% आज की स्थिति के 50% के बराबर है। और बराबर कौन है, बालिकाएं। आप बालकों को नहीं कह सकते, क्यों? क्योंकि पहले बालक कितने थे, 60, आज बालक कितने हैं, 40। तो आप ये नहीं कह सकते कि 60 बालक बराबर 40 बालिकाएं। तो जब भी हम मिश्रण वाला सवाल करेंगे तो एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी 2 या 2 से अधिक तत्व मिलेंगे, हमारे प्रश्नों में 2 तत्व मिलेंगे, तो उन 2 तत्वों में आप ये ध्यान रखिएगा कौन सा तत्व ऐसा है जिसकी मात्रा अपरिवर्तित है। मतलब मात्रा अपरिवर्तित होने का मतलब, जैसे यहाँ 40 बालिकाएं थी, बालिकाएं यहाँ पर वो तत्व हैं जिनकी मात्रा अपरिवर्तित है। मात्रा मतलब पहले भी 40 थी, बाद में भी 40 है। प्रतिशत कम ज्यादा हो सकता है। वो क्यों कम ज्यादा होगा? क्योंकि पहले 40 बालिकाएं 100 में से है और अब 40 बालिकाएं 80 में से है। तो वो 40 कितने में से है, इस बात से प्रतिशत बनता है। तो वो बदल सकता है, लेकिन है तो 40, मात्रा तो उतनी की उतनी है, क्वांटिटी तो उतनी की उतनी है, तो वो नहीं बदलेगा। तो इसीलिए इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। अब आप देखिए कि ये चीज हमारे प्रश्न में किस प्रकार से लगेगी। आ जाइए, मैं आपके सामने इस प्रश्न को लिखता हूं, इस प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। शुरुआत का 1 या 2 प्रश्न जैसे ही मैं कराऊंगा आपको चीजें समझ आ जाएगी और एक लाइन में आप प्रश्न कर देंगे, सिंगल लाइन में, सिंगल लाइन। देखिए, कुल पानी में 4% शक्कर है। इसका मतलब क्या हुआ कि कुल पानी में 4% शक्कर होने का मतलब जितना भी पानी है उसमें 4% शक्कर है और बाकी का पानी होगा 96%। यदि 6 लीटर पानी में से 1 लीटर पानी वाष्प के रूप में उड़ जाता है, अब देखिए 6 लीटर पानी, यहां पर इस 6 लीटर पानी का मतलब है 6 लीटर मिश्रण, मतलब 6 लीटर मिश्रण था शुरुआत में, और इसमें से 1 लीटर उड़ गया, और 1 लीटर जो उड़ा वो पानी उड़ा। तो अब मिश्रण बचा कितना, 5 लीटर। समझने के लिए कॉन्टेक्स्ट समझिए, शुरुआत में 6 लीटर था, 1 लीटर पानी उड़ा, कितना बचा, 5। कुल पानी में जो शक्कर थी, यानी कि यहां वो जो शक्कर है वो 4% है। इसका मतलब जो पानी होगा, एडिशनल जो पानी है वो 96% है। अब यहां की बात कर लेते हैं, यहां शक्कर और पानी कितना है। अच्छा, कभी भी ये मत सोचिएगा कि शक्कर पानी का प्रतिशत जो यहाँ है वही वहां होगा, नहीं होगा। क्योंकि पहले 6 में से था, जितनी शक्कर थी या जितना पानी था वो 6 में से था, आज 5 में से है, तो प्रतिशत तो बदलेगा। मात्रा उसकी नहीं बदलेगी जो वही है, उसकी बदलेगी जो गया है। जैसे बॉयज गए थे तो बॉयज की मात्रा, बॉयज की संख्या कम हो रही थी, लेकिन गर्ल्स की संख्या उतनी ही थी। अब इस प्रश्न को पढ़ के साफ साफ समझ में आ रहा है, यहां पर 2 तत्व हैं, शक्कर और पानी। 1 लीटर जो उड़ रहा है वो पानी है, जैसे बॉयज उड़ रहे थे वैसे यहां पानी उड़ रहा है, और पानी उड़ रहा है तो शक्कर की मात्रा पे प्रभाव नहीं पड़ेगा, प्रतिशत पे पड़ जाएगा। प्रतिशत पे क्यों पड़ेगा? क्योंकि शक्कर जितनी पहले थी उतनी ही आज है, परंतु शक्कर जितनी पहले थी वो 6 में से थी, और शक्कर उतनी ही आज है परंतु वो 5 में से है। तो प्रतिशत बदल जाएगा, यानी कि शक्कर पहले 4% थी, आज कितना प्रतिशत है ये सवाल है। और अगर हमें ये नहीं पता तो हम मान के चल सकते हैं X% है, ये मान के चलिए आप। उड़ कौन रहा है, पानी। मैं फिर से बता रहा हूं, उड़ रहा है पानी, और पानी के वाष्प बनने की वजह से शक्कर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और शक्कर की भी मात्रा पे प्रभाव नहीं पड़ेगा, प्रतिशत बदल जाएगा। मात्रा पे क्यों प्रभाव नहीं पड़ेगा? क्योंकि शक्कर तो वहीं की वहीं है। प्रतिशत पे क्यों प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि जितनी शक्कर पहले थी उतनी ही आज है, ये बात तो सच है, लेकिन जितनी पहले थी वो 6 में से थी,
और जितनी आज है वो 5 में से है। 6 में से होना और 5 में से होना अलग अलग प्रतिशत है, ये बात आप जानते हैं। तो समझिए कि 6 का 4% पहले जो शक्कर थी वही आज है, मतलब पहले वाली शक्कर और आज वाली शक्कर बराबर है। जैसे पहले बालिकाओं की संख्या 40 थी, आज भी बालिकाओं की संख्या 40 है, दोनों बराबर है, परंतु कहने का तरीका अलग था। पहले वाली 40 बालिकाएं पहले वाले पूर्व मान की 40% थी, और बाद में वही 40 बालिकाएं बाद वाले मान का 50% थी। तो कहने का तरीका बदल गया था परंतु बराबर था, मतलब पहले का 40% बाद वाले 50% के बराबर था। उसी प्रकार शक्कर जितनी पहले थी उतनी ही बाद में है, और शक्कर जितनी पहले थी उतनी ही बाद में है, परंतु कहने का तरीका बदलेगा। कहने का तरीका कैसे बदलेगा कि पहले जितनी शक्कर थी, कितनी थी उससे मतलब नहीं है, पहले जितनी शक्कर थी वो 6 का 4% थी, तो 6 का 4% कैसे लिखेंगे? 6 का मतलब गुणा, 4% का मतलब 4/100। आज वही शक्कर उसे ही अब कहा जाएगा, तो 6 का 4% नहीं, 5 का कितने प्रतिशत है ये तो पता करना है। मान के चलिए कितना है, x है, तो 5 का x% है। आज वही शक्कर 5 का x% है, और ये आपस में बराबर है। बस इतना है। क्या करना है, बराबर में जब भी आप LHS और RHS दो पक्ष देखते हैं, LHS और RHS, ऊपर वाले अंकों से ऊपर वाले अंक काटिए, नीचे वालों से नीचे वाले काटिए। जैसे यहाँ पर नीचे 100 है और उधर भी 100 है, तो 100 से 100 कट जाएगा। 6 चौक 24 है, 24 के बटा में 5 आ जाएगा, उधर x बचेगा, तो 24/5% और उधर x है। 24/5% आपका आंसर आएगा। ये रहा आपका आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए। 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है, इतना याद पड़ा। इसमें कितने ग्राम चीनी मिलाई जाए कि घोल में 50% चीनी हो? ध्यान से देखिए, मिलाया किसे जा रहा है? मिलाया जा रहा है चीनी को। अब चीनी को मिलाओगे तो क्या पहले वाली चीनी और बाद वाली चीनी बराबर रहेगी? नहीं, इस बार चीनी की मात्रा बदलेगी, और चीनी की मात्रा बदलेगी तो चीनी के अलावा जो दूसरी मात्रा है वो नहीं बदलेगी। मात्रा दूसरे वाले तत्व की नहीं बदलेगी, चीनी तो मिलाई जा रही है। ऊपर से जब आप चीनी मिला रहे हो तो चीनी की मात्रा बदल रही है, तो मतलब चीनी की मात्रा बदल रही है, परंतु चीनी के अलावा जो है उसकी मात्रा नहीं बदल रही है। तो चीनी के अलावा जो है उस पर फोकस कीजिए, वो देखिए पहले कितना था और बाद में कितना है। अगर आप ये कह रहे हो कि 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है, तो चीनी 40% होने के अलावा जो बाकी बचा वो 60% है। मतलब पहले जो चीज नहीं बदल रही थी वो 300 का 60% थी, और वो आज भी उतनी की उतनी ही है, परंतु प्रतिशत बदल जाएगा। क्यों बदल जाएगा? क्योंकि जब चीनी मिला दी जाएगी तो चीनी कितने प्रतिशत हो जाएगी? 50। और जब चीनी मिला दी जाएगी तो चीनी 50% हो जाएगी, तो बाकी का जो तत्व होगा, बाकी की जो मात्रा होगी, वो बाकी की मात्रा भी 50% होगी। वो बाकी की मात्रा भी अगर 50% होगी तो किसकी होगी? क्या 300 की होगी? नहीं। सोचिए, अब ध्यान से सोचिए कि पहले जो घोल था वो 300 ग्राम था, उस 300 ग्राम में चीनी मिलाई गई है, कितनी मिलाई गई है ये नहीं पता। अगर बताता कि 10 ग्राम, 20 ग्राम, 40 ग्राम, तो हम जोड़ देते। 300 में 10 ग्राम मिला था तो 310 का 50% होता। 50 ग्राम मिला था तो 300 ग्राम पहले था, 50 ग्राम और मिलाने के बाद 350 ग्राम हो जाती, तो 350 ग्राम का 50% होता। वो नहीं पता। जैसे पिछले सवाल में आपको पता था कि शुरुआत में घोल 6 लीटर था, 1 लीटर पानी गया था, इसलिए बचा कितना था? 5। यहां पर आपको प्रतिशत नहीं पता था, लेकिन आपको यह पता था कितना गया है। यहां आपको यह पता है कि बाद में जो घोल में जो मात्रा बचेगी, वही मात्रा जो होगी वो 50% होगी, जो पहले 60% थी, क्योंकि चीनी मिलाई जा रही है, और चीनी के मिलाने से बाकी का जो भी उसमें मटेरियल है उस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। बाकी का मटेरियल 300 ग्राम में से पहले 60% था, क्योंकि 40% चीनी थी। अब चीनी को ऊपर से मिलाया गया, तो वो जो मटेरियल अलग था चीनी के अलावा, वो पहले के अनुसार 60% था, आज के अनुसार वो 50% है। क्यों? क्योंकि बाद में चीनी 50% है, तो बाकी का तत्व 50% है। मात्रा उसकी पहले और बाद में बराबर है, परंतु प्रतिशत पहले 60 था, बाद में 50 है। अब ये 50% किसका? 300 का? नहीं, 300 ग्राम में चीनी मिला दी गई है, कितनी मिलाई है ये पता नहीं है, और ये पता नहीं है तो मान के चलिए 300 में x ग्राम चीनी मिलाई गई, और 300 में x ग्राम चीनी मिलाई गई, तो मैं ये कह सकता हूं 300 प्लस x का 50%, और ये बराबर है। अब आप देखेंगे ये लाइन मैंने आपको समझाने के लिए जमाई है बस। अब आप इसको सोल्व कर लीजिए। 300 का 60% मतलब 60/100 बराबर 300 प्लस x का
50% मतलब 50/100, आप 100 से 100 काट दीजिए। आप देखेंगे 50 से 300 6 बार जाएगा, 60 इंटू 6 होगा 360 बराबर 300 प्लस एक्स। ये 300 इधर आके माइनस होगा तो एक्स का मान आ जाएगा 60, यानी कि अलग से जो चीनी मिलाई गई थी वो थी 60 ग्राम। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं बिना किसी देरी के। अगला सवाल देखिए आप, 50% एल्कोहल की मात्रा वाले 9 ग्राम शेविंग लोशन में कितने ग्राम पानी मिलाया जाए। अब देखिए 50% एल्कोहल की मात्रा वाले मतलब उसमें एल्कोहल है, और कितना प्रतिशत है 50, और कितना है टोटल 9 ग्राम है शेविंग लोशन, इसमें कितने ग्राम पानी मिलाया जाए। अब सबसे पहले देखिए जो शेविंग लोशन है उसमें एल्कोहल भी है पानी भी है, साफ साफ पता लग रहा है। मिलाया क्या जा रहा है, पानी। पानी मिलाया जा रहा है तो मात्रा भी पानी की बदली, एल्कोहल की नहीं बदली। एल्कोहल की मात्रा जितनी पहले थी उतनी ही बाद में है, प्रतिशत बदलेगा क्यों, क्योंकि पहले वाला एल्कोहल 9 ग्राम में से है, बाद में जब पानी मिला दिया जाएगा 1 ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम 4 ग्राम, तो 9 ग्राम के बजाय वो 10 ग्राम 11 ग्राम 12 ग्राम 13 ग्राम जितना भी हो जाएगा उसमें से एल्कोहल होगा। तो 9 में से होना और उसके आगे 10 12 15 में से होना प्रतिशत को बदल देता है, मात्रा वही रहेगी। पानी मिला रहे हो एल्कोहल नहीं बदलेगा। मतलब जब वो लोशन शेविंग लोशन 9 ग्राम था तो 9 में से 50% एल्कोहल था, उसमें पानी मिलाया गया। अब पानी मिलाया गया तो एल्कोहल नहीं बदला, एल्कोहल की मात्रा उतनी ही है, परंतु प्रतिशत बदल गया। अब वो 50% नहीं है, अब वो कितने हैं 30% है। अब 30% है तो किसका, 9 का ही है क्या, नहीं, क्योंकि 9 में उस 9 ग्राम में पानी मिला दिया गया है। कितना मिलाया है ये पूछा है, मान लीजिए 9 में x ग्राम मिलाया, तो आप कहेंगे 9 में जब x ग्राम पानी मिलाया गया तो अब मिश्रण 9 प्लस एक्स था, और वही एल्कोहल जो 9 के लिए 50% था वो 9 प्लस एक्स के लिए 30% है। और ये बराबर क्यों है, क्योंकि मिलाया पानी जा रहा है और पानी के मिला देने से एल्कोहल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो ये लीजिए आप 100 से 100 को काटिए, 30 से 3 से काटिए इसको, या फिर एक काम कीजिए 0 से 0 कट गया था, 3 से काटिए 9 को 3 बार, 3 पंजे 15 बराबर 9 प्लस एक्स। ये प्लस का 9 इधर आके माइनस होगा, एक्स बराबर कितना हो जाएगा 6, और यही आपका आंसर है, खत्म हुआ। आ जाइए अगले सवाल पे, कितना आसान है देखिए आप चीजें। पानी और शर्करा के 3 लीटर के मिश्रण में 40% शर्करा है, यदि 1 लीटर पानी इस मिश्रण में मिला दिया जाए। पानी मिला रहे हो, पानी के मिला देने से शक्कर उतनी ही रहेगी, बस कहने का तरीका बदल जाएगा। जो पहले कुछ और प्रतिशत थी वो बाद में कुछ और प्रतिशत है, परंतु है उतनी। पहले शक्कर 3 लीटर में से 40% थी, तो 3 का 40% थी। बाद में 1 लीटर पानी मिलाया गया तो जो 3 लीटर मिश्रण था वो 3 और 1 4 हो गया। अब पता लग रहा है, पहले बताया नहीं था तो हम एक्स मान रहे थे, आज पता लग रहा है 1 लीटर, तो जो 3 लीटर था उसमें 1 लीटर मिला के 4 हो गया। उस 4 लीटर में आपसे पूछा है शर्करा का प्रतिशत कितना है, तो जो चीज पहले 3 का 40% थी वो 4 का मान के चलिए x% है, और ये बराबर है। क्योंकि पानी मिला रहे हो शक्कर की मात्रा पे प्रभाव नहीं पड़ेगा, प्रतिशत बदल जाएगा। 3 के लिए जो 40% था वो 4 के लिए कितना प्रतिशत है ये देखना है। 100 से 100 कट गया, 4 से 40 कट गया 10 बार, 10 इंटू 3 30% आपका आंसर आ जाएगा। खत्म हो गया सवाल, कहाँ दिक्कत है बताइए आप, चुटकियों में उड़ा देंगे सवाल आप। चीजें को समझते जाइए लाइन से बस, और मजा आ जाएगा आपको, इतनी गारंटी है। आ जाइए, एक व्यक्ति अपनी आय का 80% व्यय करता है। चलिए इसको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो आशा करता हूं कि यहाँ तक की बातें आपको समझ में आई होगी, और यहाँ तक की बातें आप लोगों ने समझी होगी। फिर मिलेंगे अगली क्लास में इसी जोश और उमंग के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।